प्यारे विद्यार्थियों, शुभ आशीष। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य संविदा, गवर्नमेंट कॉलेज गंगापुर सिटी। हमने पिछले व्याख्यान में प्रमुख पश्चिमी विज्ञानी, राजनीति के जन्मदाता अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण या राज्य या सरकारों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा की। आज हम उसकी आलोचनात्मक दृष्टि से परीक्षण करेंगे कि किस तरह से जो 158 संविधानों का अध्ययन, विश्लेषण, वर्गीकरण किया था, तो अरस्तु के उस वर्गीकरण में या उस पद्धति में आलोचकों को क्या विभेद या क्या असहमति नजर आई, उनका हम वर्णन करेंगे। बीए पार्ट 3 के प्लेटो से मार्क्स तक दिए गए पेपर के अंतर्गत, जो कि प्रथम प्रश्न पत्र है, हम देखते हैं कि अरस्तु ने संविधानों के वर्गीकरण में जो कुछ कमियां छोड़ी, उसमें पहला बिंदु है राजतंत्र और कुलीन तंत्र आदर्श। प्रोफेसर डनिंग ने अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण में वर्णित राजतंत्र और कुलीन तंत्र को प्लेटो के आदर्श राज्य के समान माना है। जिस प्रकार प्लेटो का आदर्श राज्य सरकार नहीं है, उसी प्रकार अरस्तु का राजतंत्र और कुलीन तंत्र व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। व्यवहार में न लाने का कारण है कि ये जो सरकार की पद्धति हैं या सरकारों के चलन का तरीका है, ये व्यवहार की दृष्टि से कुछ और हैं और आदर्श दृष्टि से कुछ और हैं। व्यवहारिकता में मूल रूप से लोकतांत्रिक प्रणाली को ही सर्वोपरि एवं सर्वोचित माना जाता है, जिसमें जनता का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाग रहता है, सहयोग रहता है। उनके हितों की सुरक्षा, संरक्षा की जाती है। दूसरा है वर्गीकरण को स्पष्ट नहीं किया गया है। अरस्तु मानते हैं कि डनिंग मानते हैं कि अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण की जो आलोचना है, अरस्तु की सरकारों के स्वरूप किन्हीं निश्चित सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। प्रत्येक प्रकार के अंदर रूढ़िवादिता, ऐसे सिद्धांतों का मिश्रण हो गया है। अरस्तु के लिए निश्चित रूप से यह बताना कठिन हो जाएगा कि कौन सी सरकार किन सिद्धांतों पर आधारित है। वर्गीकरण कर तो दिया, लेकिन उसमें रूढ़िवादिता के सिद्धांतों के मिश्रण की आलोचनात्मक दृष्टि से जो बात निकल के आई है, आलोचना इस माध्यम से भी की जाती है। फिर है दोहरा आधार। प्रोफेसर शेवाइन ने लिखा है इस परिप्रेक्ष्य में आलोचना करते हुए कि अरस्तु ने राज्यों के वर्गीकरण में दोहरे सिद्धांत का प्रयोग किया है। उसने राजनीतिक और आर्थिक दोनों सिद्धांतों को अलग नहीं किया है। देखिए, कहीं तो
दिखाई देते हैं कि अरस्तु सरकारों के वर्गीकरण की या राज्य के वर्गीकरण की या संविधानों के वर्गीकरण की बात करते हैं, लेकिन आधुनिक परिवेश में हम देखें तो तीनों की ही अलग अलग अवधारणा है, तीनों की अलग अलग गुण हैं, लक्षण हैं, विशेषताएं हैं, और उनके द्वारा जो तत्कालीन समय में वर्गीकरण किया गया, हालांकि वह भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण भरा है, लेकिन आधुनिक परिवेश में जो हम लोकतांत्रिक देशों को देखते हैं तो अरस्तु के वर्गीकरण में दोहरे सिद्धांत की बात दिखाई देती है। राजनीतिक और आर्थिक दोनों सिद्धांतों को अलग नहीं किया है। उस राजनीतिक परिवेश में ही आर्थिक क्षेत्र को सम्मिलित करने से उसमें एकीकृत भाव छिपा हुआ है, जो कि इस आर्थिक भौतिक जमाने में दोनों को एक करना सर्वथा अनुचित है। फिर अगला आलोचनात्मक बिंदु है, प्लेटो की नकल करने की बात कही गई है कि प्लेटो के आदर्श राज्य में जो व्यवस्था थी, जॉर्ज ई सेबाइन कहते हैं कि अरस्तु ने प्लेटो की तरह राज्यों का वर्गीकरण किया है। अंतर इतना है कि प्लेटो ने संवैधानिक जनमत का प्रयोग किया है, अरस्तु ने इसके स्थान पर पॉलिटी का या संयत प्रजातंत्र का जो शब्द है उसको प्रयोग में लिया है। विकृत की बात बाद में आती है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में एक ऐसी पॉलिटी जो संयत प्रजातंत्र के बारे की है, प्लेटो ने जनतंत्र का प्रयोग किया है, अरस्तु ने भीड़तंत्र का प्रयोग किया है। भीड़तंत्र, इसे मोबोक्रेसी बोलते हैं, वो बाद की अवस्था है। संयत प्रजातंत्र पर ज़्यादा ध्यान आकृष्ट किया है, जबकि प्लेटो ने जनतंत्र का प्रयोग किया है। फिर है भीड़तंत्र, धनिक तंत्र का अतिवर्णन। सेबाइन कहते हैं कि अरस्तु ने भीड़तंत्र, धनिक तंत्र, शासन व्यवस्थाओं का परिवर्णन अन्य दूसरी प्रणालियों से बढ़ाकर किया है। इसके बावजूद भी वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। अगला बिंदु है, राज्य सरकार में अंतर नहीं। आलोचकों के अनुसार राज्य सरकार का कोई अंतर नहीं, कारण उसका वर्गीकरण राज्यों का वर्गीकरण न होकर सरकारों का वर्गीकरण है। हालांकि यह बात सही है कि राज्यों की बात, राज्य की परिभाषा और संविधान की परिभाषा, सरकार की परिभाषा, इन विशेषताओं को देखते हुए तो एक ही होनी चाहिए, लेकिन आज हम अध्ययन करते हैं तो हमें तीनों की परिभाषाएं, तीनों के लक्षण बिल्कुल अलग अलग दिखाई देते हैं। लेकिन अरस्तु के द्वारा जो तीनों के ही एकीकृत रूप में जो सिद्धांत दिया है वो अपने आप में पूरी तरह से अंतर की दृष्टि से स्पष्ट नहीं है। अवैज्ञानिक है अगला बिंदु। डॉक्टर गार्नर ने कहा है कि अरस्तु का संवैधानिक वर्गीकरण किसी वैज्ञानिक आधार पर नहीं है, संख्या विषयक आधार पर आधारित हो, संस्था विषय पर। डॉक्टर गार्नर ने लिखा है, अरस्तु का संवैधानिक वर्गीकरण किसी वैज्ञानिक आधार पर नहीं है, संस्था विषयक आधार पर आधारित होना जरूरी है, क्योंकि संस्था के आधार पर ही के नाम से ये सरकार है, ये संविधान है, ये राज्य है। अब तीनों की ही संस्था को एक ही मान लिया गया है तो वो आलोचना की दृष्टि से एक बिंदु बनता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था को उचित स्थान नहीं दिया गया है। अरस्तु प्रजातंत्र को निकृष्ट शासन व्यवस्था मानता है। अरस्तु के इन विचारों को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अरस्तु अंतिम समय में संयत प्रजातंत्र को एक भीड़ तंत्र मोबोक्रेसी में बदल देता है और उस स्थिति में लोकतंत्र का जो पतन का रूप है वो निकृष्ट शासन की व्यवस्था को कायम करता है।
और उसके आधार पर ही प्रजातंत्र को आलोचना की दृष्टि से हम देखते हैं कि अरस्तु ने उचित स्थान नहीं दिया है, जबकि आधुनिक विश्व में लोकतंत्र की जो अवस्था है या उसके अंतर्गत संचालित सरकार हैं वो अपने आप में सर्वमान्य हैं एवं वे पूरी तरह से सफल कार्य कर रही हैं। परिवर्तन चक्र त्रुटिपूर्ण। वास्तव में राज्यों एवं शासन व्यवस्था में उस प्रकार से नियंत्रित या व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं होते, जबकि अरस्तु ने जो किए हैं। आलोचनात्मक दृष्टि से हम देखते हैं तो पता लगता है कि राज्यों एवं शासन व्यवस्था में उस प्रकार से नियंत्रित या व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिस तरह से कि अरस्तु के द्वारा करने का या सिद्धांत देने का प्रयास किया गया है। इस तरह व्यवस्थाओं में परिवर्तन होना एक पूरी तरह से परिपक्व राजनीतिक विचार का भावनात्मक दृष्टिकोण नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। कल हम इसी से संबंधित कुछ बिंदुओं को और पढ़ेंगे। धन्यवाद।